अब आज के इस वीडियो से हमने एक नए अध्याय सरल रेखा की शुरुआत करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों ने पिछली कक्षा में एक अध्याय कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ा था। कार्तीय तल क्या होता है? यदि हम किसी समतल को दो अक्षों में विभाजित करते हैं तो इस क्षैतिज अक्ष को हम एक्स एक्स डैश और ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई वाई डैश अक्ष कहा जाता है। इस कार्तीय तल के माध्यम से हम किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। जैसे हमारा यह कागज एक समतल है, इस पूरे कागज में हम कहीं पर एक बिंदु रख देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, तो यह बिंदु इस कार्तीय तल के अभ्यंतर में स्थित है। कार्तीय तल में दोनों अक्षों की प्रतिच्छेदन रेखा को मूल बिंदु, जिसे ओ से प्रकट किया जाता है, कहते हैं। अब इस मूल बिंदु के सापेक्ष यह बिंदु P क्षैतिज कुछ भाग चलने पर और फिर इसके बाद ऊर्ध्वाधर कुछ भाग चलने पर प्राप्त होता है। तो अगर हम कहें कि क्षैतिज x स्थानांतरण और ऊर्ध्वाधर y स्थानांतरण अर्थात x अक्ष के अनुगत x दूरी और y अक्ष के अनुगत y दूरी पर अगर यह बिंदु P है तो इस बिंदु P की स्थिति को x, y से प्रकट किया जाता है। अब यह बिंदु x और y जो लिखा हुआ है, यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में इस x बिंदु को हम भुज तथा इस y को हम कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार किसी बिंदु के जब निर्देशांक लिखे जाते हैं, निर्देशांक का तात्पर्य उस बिंदु की स्थिति बताने वाले अंक निर्देशांक हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है? भुज और कोटि होती है। भुज क्या है? x अक्ष के अनुगत दूरी, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं y अक्ष से दूरी। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये भुज क्या है? x अक्ष के अनुगत यानी x अक्ष की दिशा में मूल बिंदु से दूरी, या इसको सीधे सीधे कहते हैं y अक्ष से दूरी। तो देखिए y अक्ष ये ऊपर है, अगर हम इस y अक्ष से इस बिंदु P की दूरी ज्ञात करेंगे तो यह जो दूरी आपको दिखाई दे रही और जो हमने x अक्ष के अनुगत दूरी निकाली थी, ये दोनों क्या है? सेम है, बराबर है। तो इसलिए भुज को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो x अक्ष के अनुगत, या दूसरे में कहेंगे y अक्ष से दूरी। इसी प्रकार कोटि को भी कहा जा सकता है y अक्ष के अनुगत मूल बिंदु से, है ना, मूल बिंदु से y अक्ष के अनुगत, y अक्ष की दिशा में कितना दूर है, तो मूल बिंदु से दूरी, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे x अक्ष से दूरी। अभी यहाँ पर y अक्ष से दूरी और x अक्ष से दूरी का तात्पर्य है कि अक्षों से न्यूनतम दूरी या अक्षों से लंबवत दूरी। तो इसलिए कार्तीय तल में सबसे पहले हमने सीखा था बिंदुओं का निरूपण, बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना। तो किसी बिंदु का निरूपण और बिंदुओं की स्थिति इन भुज और कोटि से हम दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर इसका चिन्हांकन। तो हमने पहले सीख रखा है कि x अक्ष हमको धन दिशा बताता है, y अक्ष हमको धन दिशा बताता है, x डैश हमको ऋण दिशा बताता है, इसी प्रकार ये y डैश हमको ऋण दिशा बताता है। अगर कोई बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में है तो इसका मतलब यह मूल बिंदु के सापेक्ष
एक्स अक्ष की धन दिशा में और वाई अक्ष की धन दिशा में है, इसलिए इसके दोनों जो निर्देशांक होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है तो एक्स मूल बिंदु के सापेक्ष यह बिंदु एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है और वाई अक्ष की धन दिशा में है। एक्स अक्ष की ऋण दिशा में और वाई अक्ष की धन दिशा में है, इसलिए इसका निर्देशांक माइनस प्लस हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है तो यह बिंदु इस मूल बिंदु के सापेक्ष किधर है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है और वाई अक्ष की भी ऋण दिशा में है, तो इस प्रकार इसके निर्देशांक माइनस माइनस हो जाते हैं। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश का कोई बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष यह एक्स अक्ष की धन दिशा में है और वाई अक्ष की ऋण दिशा में है, इसलिए इसके निर्देशांक प्लस माइनस बन जाते हैं। यह आपने पिछली कक्षा में सीखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या सीखा, यदि किसी तल पर बिंदुओं की संख्या एक से अधिक हो जाए, अर्थात दो बिंदु हो जाए, मान लेते हैं एक बिंदु ये P है और दूसरा बिंदु यहाँ पर हमने ले लिया Q, और इसके जो निर्देशांक हो गए, जैसे इसके निर्देशांक एक्स वाई है तो इसके निर्देशांक हमने कर दिया x2 y2 और इसके निर्देशांक कर दिया x1 y1। तो अब इन दो बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा। तो कार्तीय तल में स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा खंड का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, और या दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, रेखाखंड PQ। तो दोनों के बराबर क्या सूत्र सीखा था, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने सीखा। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए। फिर इसके बाद क्या सीखा कि यदि दो बिंदुओं को कोई मिलाने वाली ये रेखा है, ये AB, यहाँ पर दो बिंदु हैं, A की पोजीशन को हमने कहा x1 y1 और B को कहा x2 कामा y2। अब कोई तीसरा बिंदु इस रेखा पर है जिसका नाम P है। यह बिंदु P इस रेखा को दो खंडों में विभाजित करता है, एक खंड AP और दूसरा खंड BP। तो यह बिंदु P इस रेखा खंड को अंतः विभाजित करता है। तो इस प्रकार हमने क्या कहा, किसी रेखा AB को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो अब देखो AB को अंतः विभाजित हो रहा है, यहाँ पर अंतः विभाजित के लिए साथ साथ अनुपात होता है, M अनुपात N लिख लिया जाए या M1 M2 लिख लिया जाए। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, आप MN भी लिख सकते हैं, M1 M2 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, तो अब इसको हम लिखते हैं क्या, अब ये विभाजित बिंदु कौन सा है, P है। तो P के निर्देशांक M1 x2 होता था पिछली कक्षा में, तो यहाँ हम mx2 लिखते हैं प्लस nx1 अपान m प्लस n। इसी प्रकार my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। अब यही विभाजन अगर बाह्यता हो जाए, बाह्यता विभाजन की स्थिति में, तो बाह्यता विभाजन क्या होता है, ये हमारी AB रेखा है और कोई बिंदु अगर AB रेखा को इस तरफ आगे बढ़ा दें तो हमको यहाँ पर एक बिंदु P मिल जाता है। अब यह बिंदु P क्या है, इस AB रेखा को AB रेखा के बाहर काट रहा है। बिंदु P क्या कर रहा है, इस AB रेखा को AB रेखा के बाहर, तो AB रेखा के बाहर P बिंदु इधर भी मिल सकता है और हमको इधर भी कहीं मिल सकता है।
दोनों ओर मिल सकता है। तो जहां पर बिंदु P मिलेगा तो यह बिंदु P इस AB को AP अनुपात BP के अनुपात में, ये जो M अनुपात N लिखा है तो यहां पर हम कह सकते हैं AP अनुपात BP बराबर M अनुपात N। तो AP और BP में जो MN का अनुपात होगा तो स्थिति में निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाह्यता विभाजन की स्थिति में प्लस और अंतः विभाजन की स्थिति में माइनस का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद पिछली कक्षा में आपने सीखा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या होता है कि बिंदुओं की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। जब बिंदुओं की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो जाती है A, B, C, तो इनके जो निर्देशांक हैं वो हम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो देखिए प्रथम दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनी, द्वितीय दो बिंदुओं को मिलाने से दूसरी रेखा और प्रथम और अंतिम बिंदु को मिलाने से तीसरी रेखा। इन 3 रेखाओं से घिरी आकृति बन गई त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में जितनी जगह है, ये स्पेस जितना है, जितना इसने स्थान घेर लिया है इस कागज का, वह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसको हम निर्देशांक की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज का एक क्षेत्रफल आपने पहले पढ़ रखा है, जब यहाँ इस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग नाप में दी गई हों। अगर हम A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C भुजाएं रखते हैं, तब तो आपने ये सूत्र पढ़ रखा है S ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने सूत्र पढ़ रखा है। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में डेल्टा बराबर क्या होगा, यहाँ चूंकि निर्देशांक दिए गए हैं बिंदुओं के, बीच की दूरी या तो पहले निकाली जाए सबकी, तभी सूत्र का प्रयोग किया जाए तो आएगा। लेकिन ऐसा करना आपके लिए लंबा हो जाता है, तो यहाँ पर आप एक सूत्र निर्देशांक के माध्यम से तैयार करते हैं। क्या होता है, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, याद करने का आसान तरीका x1 थोड़ी दूर प्लस x2 थोड़ी दूर प्लस x3, यहाँ इधर ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, तो बराबर इसमें आप करेंगे, यहाँ 1 है तो चक्रीय क्रम के अनुसार y2 माइनस y3, यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद y3 माइनस 2 3 1 y1, और यहाँ 3 है तो y1 माइनस y2। ये क्रम ध्यान रखना है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अगर इस क्रम को आप ध्यान रखेंगे तो ये सूत्र याद न रखने के बजाय आप इसको हमेशा बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब बात आती है संरेख होने की स्थिति। संरेख होने की स्थिति, तो कोई भी 3 बिंदु संरेख कब होंगे, जब एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ए बी सी, ए बी सी संरेख कब है, जब क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। अर्थात यहाँ पर फर्स्ट स्थिति क्या बनती है, अगर हम बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करें तो क्या होगा, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। मतलब ए सी निकाल लें, ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें। अगर ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे तीनों बिंदु संरेख हैं। सेकंड स्थिति क्या है, ये जो डेल्टा भी हमने निकाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये 0 आ जाए, भाई देखिए 3 बिंदु जब संरेख होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अब इनमें से कोई एक बिंदु इस लाइन को छोड़ दे, अगर ये सी उठ के ऊपर चला जाए तो देखो बी सी और ए सी मिलाएंगे त्रिभुज बन जाएगा। अगर बी उठ के नीचे आ जाएगा तो ए बी और बी सी को मिलाएंगे त्रिभुज बन जाएगा। ए उठ के ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, मतलब इस रेखा से हट जाए, तो 3 में से यदि कोई बिंदु अगर रेखा से हट जाता है तो वो संरेख नहीं होते हैं, तब त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। और संरेख होने की दशा में त्रिभुज नहीं बनेगा,
अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये तो अभी तक हमने विद्यार्थियों को पुनरावृत्ति कराई पिछली कक्षा में पढ़े हुए कार्तीय तल या निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में फिर से देख लेते हैं आपने क्या क्या पढ़ा। कार्तीय तल और उस पर बिंदुओं का निरूपण, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर उसके बाद आनुपातिक विभाजन, अंतः और बाह्यता, फिर इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, पंचभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात किसी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने अन्य क्या सीखा, सररेख होने की स्थिति। तो दो प्रकार से इसको सीखा सररेख होने की स्थिति, एक तो बिंदुओं के बीच की दूरी के माध्यम से और दूसरा त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से। तो इस प्रकार ये पीछे के सूत्रों की आपको पुनरावृत्ति कराई गई। अब बात करेंगे सरल रेखा की। तो सबसे पहले आते हैं मानक रूप। देखिए यह कार्तीय तल दिया गया है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि दो बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड का निर्माण होता है, लेकिन यदि हम कोई रेखा, सीधी रेखा इस प्रकार खींचें, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यह रेखा निर्देशाक्षों को काटती हुई निकल रही है। एक्स अक्ष को यहाँ काट रही है, वाई अक्ष को यहाँ काट रही है। एक अन्य रेखा हम खींचते हैं, ये देखिए मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो यहाँ पर यह रेखा दोनों अक्षों को एक ही बिंदु अर्थात मूल बिंदु पर काट रही है। कोई अन्य रेखा अगर हम खींचते हैं तो इस रेखा को भी हमने देखा कि यह रेखा एक्स अक्ष को यहाँ और वाई अक्ष को यहाँ काट रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि कोई रेखा सीधी रेखा को ही हम सरल रेखा कहते हैं, यदि कार्तीय तल पर निरूपित की जाए तब उसे हम सरल रेखा कहते हैं। एक सीधी रेखा जब वो कार्तीय तल पर निरूपित की जाए तब उसे हम सरल रेखा यहाँ पर कहते हैं। क्योंकि हम कार्तीय तल पर ही सरल रेखा का अध्ययन भी करेंगे, तो यहाँ पर जो रेखा होती है वह रेखा या तो दोनों अक्षों को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी, या तो फिर दोनों अक्षों को एक ही बिंदु अर्थात मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। तो केवल और केवल दो ही स्थितियां होंगी किसी रेखा को यदि हम कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं, या तो वो अक्षों को अलग अलग प्रतिच्छेदित करेगी और या तो वह दोनों अक्षों को एक ही बिंदु अर्थात मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। अगली बात आती है कि इन प्रत्येक रेखाओं में हमको एक ढलान दिख रही है, ढाल दिख रही है। इस ढाल के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे थे मानक रूप की। तो यहाँ पर चूंकि दो अक्ष हैं इसलिए यह तल द्विविमीय तल भी कहलाता है। तो यहाँ पर रेखा का जो मानक रूप होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। अर्थात ये दो चरों द्वारा बने हुए एक समीकरण के रूप में होती है। कोई भी सरल रेखा यदि कार्तीय तल पर निरूपित की जा रही है तो इसका मतलब वह इस रूप में होगी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। अब बात करते हैं प्रवणता। प्रवणता को ढाल भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे क्या कहते हैं, धन x अक्ष से झुकाव। प्रवणता या ढाल क्या कहलाती है, धन x अक्ष से झुकाव। तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरा कार्तीय तल बनाते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से स्पष्ट होगा। क्योंकि ऊपर वाले कार्तीय तल में क्या हुआ है
कई रेखाएं हमने खींच दी। तो हमने यहां पर एक रेखा ये खींची, तो जो रेखा हमने खींची है तो यह रेखा ये धन एक्स अक्ष है से यह कोण बना रही है। क्या कहा गया? धन एक्स अक्ष से झुकाव। तो झुकाव से को क्या कहते हैं? बनाया गया कोण। तो इस रेखा का इस धन एक्स अक्ष से, भाई इधर क्या है? ऋण एक्स अक्ष। अगर ऋण एक्स अक्ष से बात करते तो ये झुकाव बन जाता, लेकिन धन एक्स अक्ष से कहा गया है तो ये झुकाव बना हुआ है। तो इस झुकाव को अगर हम थीटा कहते हैं तो इस प्रवणता को m से प्रकट किया जाता है, बराबर tan थीटा सूत्र होता है। अब इसके बाद आते हैं दो बिंदुओं, पहला बिंदु x1 कामा y1 तथा दूसरा बिंदु x2 कामा y2 से जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो पहले तो हमने सामान्य रेखा की प्रवणता के बारे में चर्चा की। अब आते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली। तो इसी कार्तीय तल पर मान लेते हैं कि एक बिंदु A है और ये दूसरा बिंदु B है। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर ये रेखा जा रही है। A के निर्देशांक x1 कामा y1 है और B के निर्देशांक x2 कामा y2 है। तब इस रेखा की ढाल, अभी देखिए यहाँ पर ये एक ढाल जैसी है, ये इसको धनात्मक ढाल कहते हैं। और ये जो हमने रेखा बनाई है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इस ढाल को ऋणात्मक ढाल कहते हैं। तो ये धन एक्स अक्ष से यहाँ पर अगर कोण की बात करेंगे तो ये कोण बन रहा है यहाँ पर। लेकिन अब चूंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल हमें ज्ञात करना है, तो फिर हमें कोण से मतलब नहीं रह जाता है। इसका सूत्र होता है m बराबर x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये प्रवणता होती है जब आपको दो बिंदु दिए गए हो किसी रेखा पर। अब बात करेंगे, अभी तक तो कार्तीय तल पर किसी एक रेखा की बात हो रही थी। अब अगर हम कार्तीय तल पर दो रेखाएं खींचते हैं तो क्या होने वाला है? तो यहाँ पे लिखेंगे कार्तीय तल पर दो रेखाओं की स्थिति। तो जब कार्तीय तल पर आप दो रेखाएं खींचेंगे तो पहली स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं। दो रेखाएं अगर हमने खींची तो हमने देखो एक ही रेखा ये खींची, एक रेखा ये खींची, तो दोनों रेखाएं क्या है? समांतर हो गई। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? असमांतर, कि रेखाएं क्या है? दोनों एक दूसरे के समांतर न हो। जैसे हमने एक तीसरी रेखा यहाँ पे खींची थी, ये हमारी फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड तो समांतर है, लेकिन अगर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। अगर समांतर नहीं है, असमांतर है, तो ये क्या हो गई? प्रतिच्छेदी हो गई। ठीक, तो जब ये प्रतिच्छेदी होंगी तो ये आपस में एक कोण बनाएंगी। तो अगर इस कोण को ज्ञात करना हो तो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए रेखाओं का प्रतिच्छेदी होना जरूरी है। तो अब हम लिखेंगे अतः प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच कोण। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? पहले दोनों रेखाओं की प्रवणता निकालनी होगी। तो सूत्र पहले हम लिखते हैं tan थीटा बराबर m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2।
यहाँ M1 क्या है, पहली रेखा की प्रवणता या ढाल, और M2 क्या है, दूसरी रेखा की प्रवणता या ढाल। तो दोनों रेखाओं की प्रवणता या ढाल मालूम हो तब आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि M1 माइनस M2। अभी ऊपर हमने डिफरेंस इसलिए लगाया था कि कभी M1 बड़ा होगा, कभी M2 बड़ा होगा, तो हमेशा बड़े से छोटा को घटाया जाता है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से मॉड ऑफ भी कर सकते हैं, मॉड ऑफ M1 माइनस M2। उसमें क्या होगा कि अगर छोटे से बड़े को घटाएंगे तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसका मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, अपान 1 प्लस M1 M2। तो इस प्रकार भी हम इस सूत्र को याद कर सकते हैं। तो ये सूत्र आपका महत्वपूर्ण हो गया। अब आते हैं, अभी ऊपर हमने बात की थी कि कार्तीय तल पर जब दो रेखाएं खींचते हैं तो वे या तो समांतर होंगी या तो प्रतिच्छेदी होंगी। अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो उनके बीच का कोण निकल आएगा। ठीक, तो अब यहां पर लिखेंगे रेखाओं के समांतर होने की दशा या प्रतिबंध। तो रेखाएं समांतर जब होती हैं तो वहां पर एक प्रतिबंध होता है कि दोनों रेखाओं की प्रवणताएं जो होंगी वो समान होंगी। भाई देखिए, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों रेखाओं में ढाल क्या है, एक ही ढाल है, समान ढाल है। जितनी ढाल पहली रेखा में उतनी ही ढाल दूसरी रेखा में, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो यहां पर दो रेखाओं में, अब लिखते हैं दो रेखाओं के परस्पर लंब होने की दशा या प्रतिबंध। दो रेखाएं अगर परस्पर क्या है, लंब है, तो वहां पर क्या स्थिति होगी, वहां पर होगी M1 इंटू M2 बराबर -1। तब ऐसा होगा, दो रेखाएं परस्पर अगर लंब है, तो अगर हमने कहा कि यही दोनों रेखाएं हैं परस्पर लंब है, तो इनके बीच का कोण कितना है, ये 90 डिग्री है। तो tan हो जाएगा 90। जब हम tan 90 यहाँ पे रखेंगे तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अनंत। अनंत का मतलब 1/0। 1/0 होने पे तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस M1 इंटू M2 बराबर 0 आ जाएगा। तो M1 इंटू M2 बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे -1 आ जाता है। तो इस प्रकार दो रेखाओं के लंब होने की दशा ये या प्रतिबंध ये होता है। अब इसके बाद जानते हैं तीन बिंदुओं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 के सररेख होने का प्रतिबंध। तो अब यहां पर इसके सररेख होने का प्रतिबंध क्या होगा, अब देखते हैं। तीन बिंदु हमने यहां पे दर्शाए, A, B, C, और सररेख का मतलब इन तीनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। तो इसका मतलब अब इस AB की जो ढाल है वही इस BC की ढाल है। तो इसको हम क्या कह देंगे, इसलिए AB की ढाल बराबर BC की ढाल। ठीक, तो अगर AB की ढाल हम निकाल लें और BC की ढाल निकाल लें, दो बिंदुओं की ढाल या प्रवणता निकालना ऊपर सूत्र बताया जा चुका है। तो AB की ढाल, अब देखो इसको क्या कहा था, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो AB की ढाल क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1,
और BC की ढाल क्या हो जाएगी, y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2, ये हो जाएगा बराबर। तो यही आपका बन जाता है कि 3 बिंदुओं के सररेख होने का प्रतिबंध। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने सरल रेखा का प्रारंभिक ज्ञान और कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण सूत्रों को सीखा तथा पिछली कक्षा में पढ़ाए गए निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कार्तीय तल के सूत्रों की पुनरावृत्ति भी की। अब अगले वीडियो से अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा।